नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी 12th की पढ़ाई जो न्यू सेशन चालू हुआ है 2023-24 बैच 23-24 बैच, तो आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अगर जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो हमारा ये पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है सोशोलॉजी का, जो आपका पहला चैप्टर है जनसांख्यिकी की संरचना से रिलेटेड। तो उसका आपका ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले जा करके उस पार्ट 1 वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये वाला पार्ट 2 वीडियो जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो आप जा करके पहले पार्ट 1 वीडियो देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे है आपका इस दोनों पार्ट में जो आपका पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से एकदम बिल्कुल क्लियरली जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है, वो भी भारत में। हम इससे पहले जो वीडियो थी हमारी पार्ट 1, उसमें हमने आपको जनसांख्यिकीय लाभांश बता दिया था। उसमें हमने आपको ये बताया था कि जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है। जनसंख्या से जब हमें लाभ मिलने लग जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश। तो जनसांख्यिकीय लाभांश का जो आपका एज है, जिस देश की लोगों की आयु जो है 15 से 64 वर्ष की है, तो उस देश को क्या है, जनसंख्या से लाभ मिलेगा। क्योंकि हम इन्हें किस वर्ग में जानते हैं, कार्यशील वर्ग में हम इन्हें जानते हैं। तो वही हम जानेंगे कि भारत में जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, इस आयु के लोग जो है भारत में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए क्या है, भारत को जो है जनसंख्या से लाभ मिल रहा है। तो उसी को हम देखेंगे कि इसमें क्या मतलब किस उम्र के लोग जो है कितने हैं भारत में, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अब देखने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें कमाने वाले यानी 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या न कमाने वाले यानी 15 से 64, 15 से कम या 64 से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अधिक हो, तो उसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। अब हम इसमें हमने क्या देखा कि जब इसमें सीधा पहले आप ये समझिए कि इसमें है क्या लाभांश में, कि जब कमाने वाले लोगों का जनसंख्या जो है नहीं कमाने वाले लोगों से ज़्यादा होता है, तो उसी को हम सब क्या कहते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से उसमें डिफाइन करके बताया है। तो इसलिए आप जाके पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लें, फिर आपको जो है ये पार्ट 2 में एकदम बिल्कुल ईजिली एकदम समझ में हर चीज़ आ जाएगा। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे, इसमें यह है कि जब कमाने वाले जनसंख्या की जो है, कमाने वाले लोगों की जनसंख्या जो है ज़्यादा हो जाए, किससे, ना कमाने वाले लोगों से। जैसे कि 15 से 64 वर्ष कौन है, कमाने वाले हैं, और 15 से कम कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो तो कमाएंगे नहीं, और 64 से अधिक बूढ़े हो जाते हैं, है ना। तो उनसे जब कमाने वालों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, तो उसी को हम सब क्या कहते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सब अपने अगले पर। अगला हमारा स्त्री पुरुष अनुपात। देखिए क्या होता है स्त्री पुरुष अनुपात। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता रहा है। भारत में क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात जो है गिरता रहा है लगातार। आज़ादी के बाद से क्या हो रहा है कि स्त्रियों की संख्या जो कम होते जा रही है। इसका कारण है लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशुओं की हत्या, जन्म लेते ही देरी, जैसे बालिका हुई जन्म उसको मार दिया, बाल विवाह कर दिया, मतलब कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी, पौष्टिक भोजन ना मिलना, है ना, भेदभाव करते हैं। लड़का एक मान ले घर में है और एक लड़की है, तो लड़के को ज़्यादा पौष्टिक आहार वाले देते हैं जबकि लड़की को नहीं देते। तो इन सब के कारण के स्त्री पुरुष अनुपात जो है लगातार गिरते जा रहा है भारत में। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा ही सुधार हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए। अब मेरे हिसाब से जो नई जनगणना जो है उसमें हमने देखा, ये अभी आधिकारिक घोषित तो नहीं हुआ है, लेकिन हमने ये देखा है कि अब जो है 1021 लड़कियां हो चुकी है बच्चों, 1000 लड़कों पे। सोच लो, अब 1021 लड़कियां हो चुकी है 1000 लड़कों पे अब। तो ये जो है बहुत बड़ा बदलाव जो है ये आया है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। देश के विभिन्न मतलब जो भी जितने भी राज्य हैं, 28 जो राज्य हैं, तो हर राज्य का जो स्त्री पुरुष अनुपात जो है अलग अलग है। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। सबसे कम जो है स्त्री पुरुष अनुपात कहाँ पे, आपको हरियाणा में, इसको याद कर लेना है आपको। हरियाणा में जो सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात देखने को मिलता है। केरल में सबसे अधिक है। देखिए केरल में क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात सबसे अधिक है, क्या है, और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। तो हरियाणा आपका जो है सबसे पीक पर है। उसके बाद अगला है हमारा बाल स्त्री। क्या होता है बाल स्त्री, पुरुष अनुपात में गिरावट आने के अनेक कारण। अब हम ये जानेंगे कि पुरुष अनुपात में जो है वो गिरावट क्यों आ रहा है। तो शैशवावस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, मतलब वही है, मृत्यु दर ऊंची हो जाती है। लिंग विशेष के गर्भपात, जिसमें बच्चियों को पैदा होने
नहीं देते, उसमें क्या है, बच्चे को पैदा ही नहीं होने देते हैं अगर लड़की होता है। बालिका शिशुओं की हत्या कर दी जाती है, धार्मिक या सांस्कृतिक अंधविश्वासों के कारण सहसवावस्था में बच्चियों को हत्या कर देना। तो ये सब क्या है, इन सब के कारण है महिलाओं के ना होने के। उसके बाद क्षेत्रीय आधार पर भारत में नीचा बाल स्त्री अनुपात पाया जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जो है वो क्या है, बाल स्त्री अनुपात जो है भारत में कम पाया जाता है। तो निम्नतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात भारत के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पुरुष अनुपात मतलब पुरुष जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, समृद्ध क्षेत्रों में भारत के, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र अमीर राज्य हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा ऊँची है। लेकिन इन्हीं राज्यों में बाल स्त्री अनुपात बहुत निम्न है। अब यहाँ पर बाल स्त्री अनुपात जो है मतलब जितने बालक हैं उससे क्या है, बहुत ही कम जो है स्त्री है। तो आपको जितने भी जो ज़्यादा ये पढ़े लिखे राज्य हैं ना ये सब, तो भाई ये सब तो उल्टा सीधा काम तो इधर होगा ही। तो इसलिए जो है, और जो गाँववासी होते हैं, ग्रामवासी, उन सबको फालतू का जो है बढ़ा चढ़ा करके क्या करा जाता है, उन सब का जो है बेइज्जती किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप, पढ़े लिखे लोग जो है ये सब गलत काम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए चयनात्मक गर्भपात की समस्या गरीबी या अज्ञान अथवा संसाधन के अभाव के कारण उत्पन्न नहीं होता। हम ये कहते हैं ना, जो गरीबी हो गया, अज्ञान हो गया, संसाधन नहीं है तो इसके कारण आपका ये सब हो रहा है, नहीं। लोग तो पढ़े लिखे हैं, उनके पास तो हर चीज़ है, फिर भी वो देखिए क्या ये गलत काम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख रहे हो ना, सारा का सारा राज्य कितना डेवलप है, फिर भी अपेक्षाकृत कम अक्सर 1 या 2 बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए वे अपनी पसंद के अनुसार ही लड़का या लड़की पैदा करना चुनते हैं। तो गाँव में जो है ये सब अब बिल्कुल, पहले था लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब जो है अब पढ़े लिखे राज्यों में ये सब देखने को मिल रहा है। जन घनत्व क्या होता है? जन घनत्व से तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या। मतलब जन घनत्व है कि प्रत्येक 1000 वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है कितने मनुष्य जो वहाँ पर निवास करते हैं, उसी को हम सब क्या कहते हैं, जन घनत्व। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जन घनत्व भी बढ़ रहा है। अब भारत में क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो जन घनत्व भी भाई बढ़ेगा ही, क्योंकि जगह भी तो रहना चाहिए रहने के लिए। अब जगह ही नहीं बचा है भारत में रहने के लिए, तो अब तो सब एक ही जगह होंगे ना, एक ही जगह पर रहेंगे। अब हकदारी की पूर्ति का अभाव देखिए क्या होता है। अमर्त्य सेन एवं अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं, अपितु हकदारी की पूर्ति अभाव या भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त लोग की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते हैं। अब हकदारी की पूर्ति का अभाव क्या बोला कि लोग कहते हैं ना कि जनसंख्या बढ़ रहा है, इस कारण जो है क्या हो रहा है कि संसाधन खत्म हो रहे। नहीं, अमर्त्य सेन हो गए, इन सब जो अनेक विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा कि जो संसाधन जो है इसका कम होने का कारण क्या है, गलत इसका वितरण जो है इसका ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस कारण क्या, संसाधन जो है ढंग से लोगों को जो है मिल नहीं पा रहा है। इसलिए सरकार ने भूख और भूखमरी समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि आपका नरेगा है नाम का एक कानून बनाया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो है लोगों को रोज़गार हम सब देंगे, है ना। लगभग साल में 100 दिन का जो है रोज़गार सरकार ने गारंटी दिया कि हम जो है लगभग 100 दिन का रोज़गार जो हम देंगे, और अगर 15 दिन के अंदर अगर रोज़गार नहीं देते तो उसको जो है दैनिक भत्ता जो है उस दिन का दिया जाएगा, है ना, 100 रुपये। तो ये आपका था। ऐसा करता हूँ आप एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद आपका आता है साक्षरता क्या होता है। साक्षरता तो अब सबको पता होगा कि साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। शक्ति संपन्न, जो साक्षर होगा भाई उसको तो शक्ति एकदम संपन्न, पैसा सब चीज़ होगा उस पर। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ाती है। अब जो साक्षर होगा वो क्या होगा, अच्छे कर्म करेगा, सुधार करेगा, स्वास्थ्य में वो मतलब बढ़िया होगा, लोगों को सिखाएगा कि भाई ये चीज़ खाओ, ये चीज़ मत खाओ, जो स्वास्थ्य हानि का है ये सब चीज़ें मत करो। तो ये सब चीज़ें क्या है, साक्षरता के कारण आता है। केरल साक्षरता में सबसे आगे, सबसे ज़्यादा साक्षर जो है हमारे भारत में केरल है, वहीं बिहार सबसे कम है। अनुसूचित जाति व जनजातियों में साक्षरता दर भी नीचे पाई जाती है। तो आप ये याद कर लें, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य आपका केरल है और सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित राज्य जो है आपका बिहार है। उसके बाद महामारी, तो हम जानते हैं क्या होता है। महामारियों को बड़े पैमाने पर चलाया व टीकाकरण कार्यक्रमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। महामारी जैसे कोरोना भी था, क्या महामारी था। महामारी हुआ जैसे पूरे विश्व में जो चीज़ फैल गया वो महामारी कहलाता है ना। तो टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा, किंतु मलेरिया, क्षय रोग, पेचिश, दस्त की बीमारियां आज भी लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई है। ठीक है। जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। जन्म दर क्या है, एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति। कम प्रजनन दर वाले राज्य देखिए अब क्या है, कम प्रजनन दर वाले राज्य कौन से आपके, केरल हो गया, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, बढ़िया देश है, वो राज्य है। ज़्यादा प्रजनन दर वाले बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपका इसमें आ जाएगा।
ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, मतलब ग्रामीण और नगर में क्या क्या विभिन्नता है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है, हम सब जानते हैं। नगर ग्रामीणों के लिए आकर्षक स्थान बन रहे हैं। नगर क्या है, ग्रामीण लोगों के लिए आकर्षक स्थान इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अब ग्रामीण लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो नगर की ओर जो है विस्थापित हो रहे हैं। गाँव से लोग रोजगार की दृष्टि से नगरों की ओर पलायन करें, जैसे कि मैंने आपको बताया। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली तथा उपभोग के स्वरूप को तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब क्या है, वो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र के माध्यम से ये सब सुनते हैं, जो यहाँ पर नौकरी आई, ये सब आई, जिस कारण क्या है गांव से जो है लोग जो है नगर की ओर विस्थापित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दराज के लोग, गाँवों में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधा के सुपरिचित होकर क्या कर रहे हो, भोक्ता पूर्ण जीवन जीने के लालसा उत्पन्न होती है। भाई अब किसको अच्छा जीवन जीने का वो सुख मतलब प्राप्त करने का शौक नहीं होता, तो इसलिए वो सुख प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, नगर की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ एकदम अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद आपको याद कर लेना कि भारत की जनसंख्या नीति कब आई, तो वो आई थी आपकी 1952 में, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। आप ये मत समझिएगा कि सर 1952 में तो जनसंख्या नीति आई और 1952 में जनसंख्या नीति आई और 1951 में चुनाव हुआ। तो बेटा चुनाव जो है आपका 1951 में हुआ था बेशक, लेकिन जो है जनसंख्या नीति जो है 1952 में आपकी आई थी। उसके बाद आपका अगला है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों लाया जाएगा, जनसंख्या वृद्धि की दर धीमा करने के लिए, जन स्वास्थ्य मानकों स्तर को सुधार करने के लिए, लोगों की जागरूकता लाने के लिए। तो इसलिए जो है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया कि आप जो है प्रजनन दर, जनसंख्या कम करने के लिए, भाई जो ये जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए ये जो है कार्यक्रम लाया गया था। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय आपातकाल। कब आया था आपका, 1975 से 77 के बीच में। इसमें जो थी आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने ये आपातकाल लगाया था। तो उसमें क्या क्या करा गया, जबरदस्ती बंधेकरण, मतलब बंदी बना दिया गया, जबरदस्ती नसबंदी कर दी, नलिका बंदी कर दी, ये सब चीज़ें जो है कर दी गई थी राष्ट्रीय आपातकाल में। उसके बाद आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम लाया गया। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया और बद्धेकरण के लिए अपनाए जाने वाले दबावकारी तरीकों को छोड़ दिया गया। जो पहले जो ये अपनाया गया था ना, ये आपातकाल के कारण वो समय जो बंदी बना लिया जाएगा, उसे छोड़ दिया गया। अब इस कार्यक्रम के व्यापक आधार वाले सामाजिक जनसांख्यिकी उद्देश्य है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत कुछ नए दिशा निर्देश तैयार किए गए। 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में नए लक्ष्यों के साथ इंगित कर दिया, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद भारत की 15वीं जनगणना जो है 2011 में हुई। तो आपको याद करना है कि 1881 में जो है सबसे पहली जनगणना भारत में हुई थी, लेकिन उस टाइम ब्रिटेन थी। तो उससे लेकर के अभी तक 2011 तक जो है आपकी 15 बार जो है जनगणना हो चुकी है। तो आपको जब पूछा जाएगा अभी तक भारत में कितनी बार जनगणना हुई, तो 15 लिखना है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुई, जब से अभी तक कितनी बार जनगणना हुई थी, तो आपको लिखना है 7 बार। क्यों, क्योंकि 1951 से लेकर के आपका अभी तक 2011 तक जो है 7 बार जनगणना हो चुकी है। उसके बाद आपके लिए कुछ चार्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए यूजफुल होगा। कि देखिए स्त्री पुरुष अनुपात जो भारत की कितनी है, 943/1000 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, अधिकतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम मातृ मृत्यु दर वाला आपका केरल हो गया। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य आपका मणिपुर। साक्षरता जो है आपका पुरुष का है पूरे भारत में 80.9 है, महिलाओं का 64.6 है। उसका सबसे बड़ा राज्य आपका जो भारत का क्षेत्रफल में है वो राजस्थान, सबसे छोटा आप जानते हैं गोवा। ये सब चीज़ें तो आपको पहले से याद होगी, बस यहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो यही था आपका पेपर। तो आशा करता हूँ पेपर नहीं, आपका जो पहला चैप्टर था। तो आशा करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो का लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो वो जा करके ज़रूर देख ले, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यार, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से जो हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो आपके लिए हम जो है इससे अच्छी से और अच्छी वीडियो जो हम लाने का आपके लिए प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम जो है इस वीडियो का जो है लाइक का जो टारगेट रखते हैं वो रखते हैं कम से कम जो है 20 लाइक का जो है हम सब, क्योंकि अभी हमारा यूट्यूब चैनल धीरे धीरे जो है ग्रो हो रहा है। तो आप सभी का पहले तो उसके लिए भी थैंक यू। और इसका जो है वीडियो का 20 लाइक का जो है टारगेट रखते हैं, तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम सब अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।